Good morning, students. I hope you all are safe and healthy. So, students, as you know, we were discussing format of balance sheet, right? So, बच्चे हमने कल पढ़ा था कि जो अगर किसी बंदे ने बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके पास दो तरीके हैं, एक खुद का पैसा और एक उधार लिया हुआ पैसा, राइट? खुद के पैसे को कहते हैं इक्विटी और उधार लिए हुए पैसे को कहते हैं लाइबिलिटी। और ये फर्दर जो लाइबिलिटी है ये दो तरीके की होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़, राइट? सो इस इक्विटी के बीच अंडर हमने कल तीन चीज़ें रीड की थी, वो कौन कौन सी थी? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। सो बच्चे हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट ये जो सेकेंड नंबर पर हमें दे रखा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कि ये क्या हुआ? ये तो हमने ना खुद के पैसे में इंक्लूड की थी ना ये उधार लिए हुए पैसे में। एक्चुअल में ये क्या है हमारी? होती तो ये खुद के पैसे का ही पार्ट है। ये है क्या चीज़? मान लो किसी पर्सन ने हमारी कंपनी के अंदर हमारे शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसने हमें एडवांस में अप्लाई करने के लिए 30 रुपीज़ दे दिए, मान लो 100 में से, लेकिन हमने अभी तक उसको शेयर दिया नहीं है। पैसे तो ले रखे हैं उससे, अलॉटमेंट की नहीं है। किसी को शेयर दे देना उसको क्या कहेंगे? अलॉटमेंट कहेंगे। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमने क्या किया? एप्लीकेशन के पैसे तो ले लिए, अलॉटमेंट अभी की नहीं है उसको शेयर की, तो हमारे पास वो पैसे ऐसे ही पड़ा है। तो उस चीज़ को हम एक स्पेशल हेडिंग के अंदर लिखते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कि ये पैसा हमारे पास पड़ा तो है लेकिन अभी इसकी अलॉटमेंट करनी पेंडिंग है। क्लियर? अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और याद रखनी होती है कि ये जो अलॉटमेंट है ये वो नहीं है कि मान लो किसी ने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और हमने उसको 4,000 दे दिए, ये जो 1,000 बचे वो नो। ये वो है, मान लो किसी बंदे ने 10,000 शेयर्स खरीदने हैं, हमने उसको कुछ भी जवाब नहीं दिया अभी तक, ना उसको हाँ कही है ना कही है, ना हमने उसको कुछ आधे दिए, कुछ भी दिया नहीं है अभी तक, कुछ भी पैसे नहीं दिए, उसको हम किसके अंडर डालेंगे? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट जो हेडिंग आती है हमारे पास वो कौन सी आती है? नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो बच्चे ये आपने +1 क्लास के अंदर रीड किया था कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती है? वो पैसा जिसको वापस करने के लिए, वो उधार जिसको वापस करने के लिए आपके पास 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम हो, उसको कहा जाता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्लियर? तो इसके अंदर फर्दर 4 आ जाती हैं जो आपने याद रखनी है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास कौन सी आती है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अच्छा, ये कौन सी होती है? मान लो हमने बैंक से लोन ले लिया, लॉन्ग टर्म के लिए लोगे ना बैंक से लोन, है ना? ऐसे ही आपने कोई पब्लिक डिपॉजिट करवा लिया, पब्लिक को कह दिया आपने कि हमारी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है, तो वो भी क्या हो गया आपका? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो इस तरीके से आपने क्या किया? लंबे टाइम के लिए कहीं से भी लोन ले लिया, कहीं से भी फाइनेंस को अरेंज किया, उसको कहेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अच्छा, उसके बोरिंग का मतलब उधार लेना, ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़। बच्चे वैसे तो ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ है ना, ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन सिंस ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अंदर आती है तो ये आपको इसका फॉर्मेट के अंदर इसको याद रखना पड़ेगा, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट क्या रहेगी, कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतनी छोटी सी बात समझ सकते हो कि जब किसी कंपनी की टैक्सेबल इनकम जब किसी कंपनी की टैक्सेबल इनकम कम हो अकाउंटिंग इनकम से, कहने का मतलब जो आपने इनकम कैलकुलेट की है वो ज़्यादा है, जो आपने टैक्स पे करने वाली इनकम है वो कम है आपकी, तो आपकी जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कहेगा। नेक्स्ट आपके पास आता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। अच्छा, ये अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या हो सकती है? ये भी लॉन्ग टर्म थी, ये भी लॉन्ग टर्म है, तो इनमें क्या डिफरेंस आ गया? इसमें आप उसमें ऊपर वाले में तो आपने डायरेक्टली लोन वगैरह लिए हुए थे, है ना? इसके अंदर क्या है? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या आ जाता है? मान लो आपने प्रीमियम पे करना है,
ठीक है। आपने जब किसी बंदे ने शेयर्स खरीदे है ना, तो आपने कहा कि 100 रुपये का, ठीक है, मान लिया हमने ये डिबेंचर से, ठीक है, डिबेंचर 100 रुपये का ख़रीदा और हमने कहा कि जब आपको वापस करेंगे ना हम 10 साल बाद आपके पैसे, तो हम आपको इसके 120 रुपये रिटर्न करेंगे। अब ये जो 100 रुपये का ख़रीदा 120 रुपये वापस करोगे जब आप उसको, जब आपने उसके पैसे वापस करने तो 120 रुपये दोगे, तो ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा हैं बच्चे, ये क्या है आपका प्रीमियम है, तो ये आपको पे तो करना ही पड़ेगा ना। अब 20 रुपये तो छोटा सा अमाउंट है, मान लो आपने 1 लाख शेयर 1 लाख डिबेंचर जैसे पे आपने पैसा उधार लिया था, तो 1 लाख इंटू 20 करोगे तो 20 लाख हो गया। तो ये पैसा तो अरेंज करना मुश्किल है, तो इसको आप कहाँ पर लिखते हो, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन को आप कहाँ लिखोगे, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। ये जो रिडेम्पशन है, प्रीमियम पेएबल है, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें हैं क्या। उसके बाद और क्या आ सकता है, जैसे मान लो कोई ट्रेड पेबल्स हैं, उन्होंने कह दिया कि ट्रेड पेबल्स को पे करने के लिए आपके पास मोर देन क्या है 12 मंथ्स हैं। वैसे तो आपके ट्रेड पेबल्स किसके अंदर आते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं इन जनरल केसेस, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको स्पेशली मेंशन कर दिया कि ट्रेड पेबल्स को आपने मोर देन 12 मंथ्स में पे करना है, तो आप कहाँ पर लिखोगे उसको, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर लिख सकते हो। अच्छा, और क्या हो सकता है इसके अंदर, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर क्या आएगा बच्चे, मान लो आपने कोई प्रोविज़न बनाया, प्रोविज़न फॉर वारंटी। अब आपने क्या किया, अपने प्रोडक्ट की वारंटी दे दी कस्टमर को, ठीक है। आपकी कंबाइनें बनाने का इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री है आपकी, आपने उसमें वारंटी दे रखी है, ठीक है। अब प्रोडक्ट हो गया ख़राब, सारी प्रोडक्शन में खराबी हो गई है, सारे कस्टमर आके आपको प्रोडक्ट की वारंटी मांग रहे हैं, इतना पैसा तो अरेंज करना मुश्किल है एकदम से। आपने क्या किया, उसके लिए पहले से ही प्रोविज़न बना के रख लिया, ठीक है। तो वो आपका जो लंबे टाइम के लिए प्रोविज़न, अब ये तो नहीं पता ना वारंटी की ज़रूरत आज भी पड़ सकती है, उसको चीज़ देने की ज़रूरत आज भी पड़ सकती है, हो सकता है हमारा प्रोडक्ट कभी ख़राब निकले ही ना, और हो सकता है कि आज से 5 साल बाद कोई प्रोडक्ट में ख़राबी निकल आए, 10 साल बाद निकल आए, तो वो पैसे हमें कस्टमर्स को देने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम प्रोविज़न बना के रखते हैं, और ऐसे प्रोविज़न को हम कहाँ रखते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर, ठीक है। सिमिलरली जैसे आपने सुना होगा कि रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉय को 5 लाख 10 लाख रुपए मिलते हैं। अब जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एकदम से तो 5 लाख 10 लाख रुपए ला नहीं सकती ना, उसके लिए वो क्या करती है, प्रोविज़न बनाने लग जाती है। तो वो स्टार्टिंग से लेकर ही प्रोविज़न बनाती रहती है, और जब अब बिल्कुल लास्ट में उसकी रिटायरमेंट होती है, उसको पैसे दे देती है। तो वो लंबे टाइम तो कितने सालों, तो मान लो 30 ईयर्स की उसकी सर्विस थी, तो 30 ईयर्स तक पैसे सबमिट होते गए, तो वो पैसे को उसने कहाँ रखा, एक प्रोविज़न के अंदर। तो इतने लंबे टाइम के लिए जो प्रोविज़न बना, उसको भी हम कहाँ लिखेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में लिखेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास हेडिंग आती है वो है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर फर्स्ट आइटम आती है हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ थी, यहाँ पर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, क्लियर। यहाँ पर डेफर्ड था, यहाँ पर ट्रेड पेबल्स है, यहाँ पर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ थी, यहाँ पर अदर करंट लाइबिलिटीज़ है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है और यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। तो काफ़ी सिमिलर है, जस्ट इसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा, इनको पे आउट करने के लिए आपके पास लेस देन 12 मंथ्स होंगे, बस ये खास करके ये डिफरेंस है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कौन सी होती हैं, आपने अपने किसी कस्टमर से, है ना, उधार पे आपने प्रोडक्ट ख़रीदे, वो आ जाते हैं आपके, ठीक है। आपने कोई लोन लिया है जो कि लेस देन 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपने पे कर देना है, ठीक है। ट्रेड पेबल्स यू नो वेरी वेल। अदर करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आ सकता है कि आपने कोई इंटरेस्ट वगैरह देना था, वो आपका ड्यू हो गया, वो आपने इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। तो वो आपका क्या है, डिविडेंड पे करना है आपको। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, वो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी पड़ेंगी। मान लो टैक्स है, टैक्स भी पे करना ही पड़ेगा आपको 1 साल के अंदर अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, आपकी अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न वही बात कि प्रोविज़न जो आपके थोड़े 12 महीने से कम टाइम के लिए बने होते हैं, जैसे कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। आपने आपको नहीं पता कि इस साल कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आप हर महीने टैक्स के लिए थोड़े थोड़े पैसे निकाल के रखी जा रहे हो, हर महीने निकाल के रखी जा रहे हो कुछ कुछ पैसे। तो ये पैसे क्या होंगे आपके,
एक प्रोविज़न में जा रहे हो और उस प्रोविज़न को आपने कह रहे हो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, और वो लेस देन 12 मंथ्स के लिए बना है आपका, तो उसको आप क्या कहोगे, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न कहोगे। सो स्टूडेंट्स, आप सब ने बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ वाला पार्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। इसके सब हेडिंग्स भी हैं, हो सके तो आप अपनी रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक्स में उसको भी रीड कर लेना। क्लियर? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।